हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोएगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर हमने इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ की हैं। उसमें ब्राउनियन मूवमेंट हमने किया, टिंडल इफ़ेक्ट किया, उसमें हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस की है, इलेक्ट्रोस्मोसिस की है, चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है। ये प्रॉपर्टीज़ हम उनकी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम कर रहे हैं कोएगुलेशन। कोलाइडल सॉल्यूशंस को कोएगुलेट कैसे किया जा सकता है, या कोएगुलेशन है क्या चीज़। कोएगुलेशन के नाम और भी हैं, फ्लोकुलेशन है, प्रेसिपिटेशन है। ये हमारा हो चुका था। ये आपका कोएगुलेशन, फ्लैकुलेशन या प्रेसिपिटेशन। मतलब जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन होता है हमारा, उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं पूरे सॉल्यूशंस के अंदर, जिसे हम कहते हैं कि दे डू नॉट सेटल्स अंडर ग्रेविटी। लेकिन किसी वजह से अगर उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डल जाता है तो सारे कोलाइडल पार्टिकल्स इकट्ठे होकर सारे नीचे बैठ जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, या फिर वो उसमें फ्लोट करते हैं ऊपर। उसको हम फ्लोकुलेशन भी बोल देते हैं। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड कोएगुलेशन, मीन्स कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड कोएगुलेशन। ये आपकी डेफिनेशन कोएगुलेशन की। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ कोलाइडल स्टेट टू द सस्पेंशन स्टेट इज कॉल्ड कोएगुलेशन, या द फिनोमेना ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोएगुलेशन। बिल्कुल अपोजिट है ये पेप्टाइजेशन का। पेप्टाइजेशन अगर आपको याद हो, हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोल में हमने किया था, डिस्पर्सन मेथड्स में पेप्टाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू सोल, और ये है हमारा कन्वर्जन ऑफ सोल इनटू प्रेसिपिटेट, बिल्कुल उसका रिवर्स। तो फिनोमिना ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोएगुलेशन। और कैसे कोएगुलेशन कर सकते हैं, या एक सोल को हम कैसे कोएगुलेट कर सकते हैं, या कैसे कोएगुलेट हो जाता है, उसके मेथड्स हैं। फर्स्ट इज बाय एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली कोएगुलेशन के लिए जो मेन मेथड होता है वो होता है इसके चार्ज को ख़त्म करना। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि कोलाइडल पार्टिकल्स पर चार्ज जरूर होता है। कोलाइडल पार्टिकल्स पर कोई ना कोई चार्ज जरूर होगा। अगर ये सारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, इन पर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जरूर होता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इकट्ठे नहीं होते, मतलब इनका प्रेसिपिटेट नहीं होता। अगर किसी तरह से इन चार्जेस को रिमूव कर दिया जाए तो ये सारे पार्टिकल्स एक साथ आ जाएंगे, इनकी रिपल्सन खत्म हो जाएगी, एक साथ आकर सारे ये सस्पेंशन में, मतलब इनका साइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जब सारे को एक साथ होंगे, एग्रीगेट होंगे, तो साइज बड़ा हो जाएगा, सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हैवी होंगे, दे विल गेट सेटल डाउन, उसको प्रेसिपिटेट बोल देते हैं। लाइटर होंगे तो दे विल फ्लोट ऑन द सरफेस, देन इट इज कॉल्ड फ्लोकुलेशंस। जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया भी था कि मिल्क में अगर हम फैट या ऑयल डालते हैं, घी डाल देते हैं और उसको खूब शेक करते हैं, तो उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट पूरी मिल्क में स्प्रेड हो जाते हैं, कोलाइडल साइज के होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से इकट्ठा होकर जो फैट है सारा ऊपर आ जाता है। तो वही कोएगुलेशन है एक तरह से। और कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने का सबसे मेन जो पॉइंट है वो है आपका उसके चार्ज को रिमूव करना है। तो उसमें पहला पॉइंट आपका आता है बाय एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। व्हेन वी ऐड ए ट्रेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन वी ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर लायोफोबिक एंड लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर लायोफिलिक सोल। व्हेन a trace of electrolyte is necessary for the stability of lyophobic soul, but if the excess of electrolyte is added, some of the opposite charge ions are absorbed by the colloidal particles and get neutralized. कोलाइडल पार्टिकल पर कोई ना कोई चार्ज जरूर होता है, और अगर आपने उसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, ए बी इलेक्ट्रोलाइट, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो इसका बी नेगेटिव इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब इनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज अगर ये न्यूट्रलाइज हो गया तो ये दोनों पार्टिकल्स एक साथ आके
ये दोनों पार्टिकल एक साथ कंबाइन करके सस्पेंशन या प्रेसिपिटेट बना लेंगे। तो जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट विल न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, और अगर इन पे नेगेटिव चार्ज होता, अब ये भी ध्यान रखना, अगर इन कोलाइडल पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होता, तब जब हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तब उसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, और उसको चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो फिर ये दोनों पार्टिकल एक साथ आकर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए ट्रेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नेसेसरी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सोल। थोड़ा सा चार्ज उनके ऊपर होना जरूरी है, बट इफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड सम ऑफ द अपोजिट चार्ज आयन, अपोजिट चार्ज के आयन, पार्टिकल्स पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन, पार्टिकल्स पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आयन, आर एड्सॉर्ब बाय द कोलाइडल पार्टिकल एंड गेट न्यूट्रलाइज, दिस लीड्स टू कोएगुलेशन। सेकेंड है बाई कोएगुलेशन, कोएगुलेशन बाई परसिस्टेंट डायलिसिस। अगर आप लंबे समय तक डायलिसिस करोगे, अब डायलिसिस हमने बताया थी प्योरिफिकेशन मेथड था कि उसको सेमी पेरिनियल मेम्ब्रेन के बैग के अंदर डाल के, ये कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा, कोलाइडल सॉल्यूशन इज टेकन इन ए सेमी बैग ऑफ सेमी पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड देन इट इज प्लेस्ड इन रनिंग वाटर, देन इट इज प्लेस्ड इन रनिंग वाटर। यहाँ से पानी आता है, फ्लो करता है और इस तरफ से बाहर निकल जाता है। तो इस रनिंग वाटर के साथ, रनिंग वाटर है, इट आल्सो मूव्स इनसाइड द बैग बिकॉज मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, इट अलाउज वाटर टू पास थ्रू इट, soluble impurities pass through it. But if this dialysis is done for a long time, persistent dialysis for a long time अगर हम करते हैं तो जो इन कोलाइडल पार्टिकल्स पर चार्ज होता है वो भी बाहर आ जाता है। तो चार्ज खत्म, अगेन द पार्टिकल्स विल कम्स टुगेदर एंड गेट प्रेसिपिटेट। तो मेन मकसद हमारा चार्ज को ही न्यूट्रलाइज करने का होता है, चाहे वो हम डायलिसिस लंबे समय तक डायलिसिस करेंगे तब भी है वो चार्ज निकल जाएगा, उससे ऊपर से डिजॉल्व हो जाएगा, और अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो भी वो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। टू मोर मेथड्स आर बाय कोएगुलेशन बाय म्यूचुअल एक्शन ऑफ सोल। अगर दो अपोजिट चार्ज के सोल मिक्स कर दिए जाएं, क्या मतलब है इसका, जरा देखिए। दो अपोजिट चार्ज के सोल, सपोज कीजिए एक सोल है आपका जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है, एक सोल और है दूसरा जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो इसके पॉजिटिव पार्टिकल्स इसके नेगेटिव पार्टिकल्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर म्यूचुअली, और चार्ज फिर न्यूट्रल हो गया, दे विल अगेन गेट प्रेसिपिटेट। एंड द फोर्थ इज बाय कोएगुलेशन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रॉपर्टीज भी हमने पहले पढ़ी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रॉपर्टीज हमारी माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब सपोज कीजिए एक ये यू ट्यूब है, इसमें हम यहाँ लेते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और यहाँ ले लेते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये है हमारा सोल। सोल पर सपोज कीजिए ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, these are the colloidal particles and these colloidal particles will have either positive और नेगेटिव चार्ज। एक चार्ज तो जरूर होगा इस पे, मान लीजिए इन पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड दीज पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स विल माइग्रेट टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोफोरेसिस इसी को बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, तो जैसे ही वे पार्टिकल इस इलेक्ट्रोड के टच में आएंगे तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पार्टिकल्स वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और न्यूट्रलाइज होते ही फिर कोएगुलेट हो जाएंगे। अगर कोलाइडल पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज है देन दे विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड की तरफ मूव करेंगे, जिसको हम एनाफोरेसिस बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ एनायन टुवर्ड्स एनोड, एनाफोरेसिस, मूवमेंट ऑफ कैटायन टुवर्ड्स कैथोड, कैटाफोरेसिस। तो यहाँ ये नेगेटिव पार्टिकल्स जैसे ही इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के टच में आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दे विल गेट न्यूट्रलाइज एंड अगेन कोएगुलेशन विल टेक्स प्लेस।
तो इस तरह से हमारे 4 मेथड्स हैं कोएगुलेशन के, बाय एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाय कोएगुलेशन बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट हैपन्स इफ डायलिसिस इज डन फॉर ए लॉन्ग टाइम, व्हाट हैपन्स इफ डायलिसिस इज डन फॉर ए लॉन्ग टाइम, आंसर इज कोएगुलेशन। व्हाट हैपन्स व्हेन, अब यहां पर भी क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन्स व्हेन NaCl इज एडेड टू सोल, व्हाट हैपन्स व्हेन NaCl इज एडेड टू सोल, मतलब क्या है इसमें, सोल है कोलाइडल सॉल्यूशन आपका, NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू सोल, आंसर आएगा अगेन कोएगुलेशन। सोल में इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो कोएगुलेशन होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, और प्रेसिपिटेट में अगर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तब कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, पेप्टाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। ध्यान रखना ये चीज़, प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया सोल बन जाएगा, सोल में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया प्रेसिपिटेट बन जाएगा। वन प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन, conversion of precipitate into sol is peptization, and conversion of sol into precipitate is coagulation या precipitation। तो ये आपकी coagulation है या फ्लोकुलेशन बोलते हैं इसको। 4 मेथड्स हैं इनको कोएगुलेट करने के। मेन आपका बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका मेन है। इस पर आपके क्वेश्चन भी हैं, इसमें आपके रूल भी हैं। रूल है आपका हार्डी स्कूल रूल बोलते हैं उसको हम, ये हार्डी स्कूल रूल। तो क्या रूल है ये, हार्डी स्कूल रूल फॉर कोएगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो रूल क्या है बेसिकली ये बताते हैं। रूल वैसे अभी हमने किया भी था कि विच आयन इज इफेक्टिव फॉर द कोएगुलेशन ऑफ सोल। जब हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, सपोज कीजिए हमने AB इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो AB इलेक्ट्रोलाइट कंटेन 2 आयंस, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। 2 आयन उसके अंदर होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। इस सोल पार्टिकल के लिए कौन सा आयन इफेक्टिव होगा, विच आयन विल बी इफेक्टिव फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ पॉजिटिव सोल। अंडरस्टूड है, पॉजिटिव सोल को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, नेगेटिव आयन। तो जो एनायन है इट विल बी इफेक्टिव फॉर द कोएगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल। अगर आपका सोल नेगेटिव है इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय कैटायन। मतलब एन आयन विच हैव चार्ज अपोजिट टू द सोल पार्टिकल विल बी इफेक्टिव फॉर कोएगुलेशन। एक वो आयन जिस पर चार्ज कोलाइडल पार्टिकल से अपोजिट है, दैट आयन विल बी इफेक्टिव फॉर कोएगुलेशन। सोल पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन विल बी इफेक्टिव, पॉजिटिव का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेगेटिव सोल है तो पॉजिटिव आयन विल बी इफेक्टिव, नेगेटिव का कोई सोल नहीं होगा। कैटायन पॉजिटिव सोल को नेगेटिव आयन कोएगुलेट करते हैं, नेगेटिव सोल को पॉजिटिव आयन कोएगुलेट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आपका यही है, द आयन कैरिंग अपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ द सोल पार्टिकल आर इफेक्टिव इन कोएगुलेशन ऑफ द सोल। सोल को कोएगुलेट करने में वही आयन इफेक्टिव हैं जिन पर चार्ज सोल पार्टिकल से अपोजिट है, एंड आर कॉल्ड एक्टिव आयन और फ्लोकुलेटिंग आयन। सेकंड पॉइंट इसमें आपका, इफ 2 आयन्स आर प्रेजेंट। अब सपोज कीजिए आपका एक सोल है फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। अब हाइड्रोक्साइड आयन आपको मैंने बताए थे कि मोस्टली जो हाइड्रोक्साइड आयन है दे आर पॉजिटिव सोल, हाइड्रोक्साइड आयन आर पॉजिटिव सोल। अब इसमें आई विल ऐड NaCl, आई मे ऐड Na2SO4, आई मे ऐड Na3PO4। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा इफेक्टिव होगा, विच आयन विल बी मोर इफेक्टिव। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, विच आयन इज मोर इफेक्टिव फॉर कोएगुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है, ये पॉजिटिव सोल है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव आयन विल बी इफेक्टिव। NaCl के अंदर क्लोराइड आयन है नेगेटिव, सोडियम सल्फेट में SO4 2 नेगेटिव आयन इफेक्टिव है होगा, और सोडियम फास्फेट में PO4 3 नेगेटिव।
तो हमारे पास ये आयन है, एक क्लोराइड आयन है, एक सल्फेट आयन है, ये है जो इसको कोगुलेट करेंगे। हमारा सोल पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन ही उसको कोगुलेट करेंगे, पॉजिटिव आयन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। पहला पॉइंट यही था। आयन विच हैव चार्ज अपोजिट टू द सोल पार्टिकल, सोल पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव आयन इफेक्टिव होंगे। अब इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा? सेकंड पॉइंट इसका, आयन विच हैव मोर चार्ज विल बी मोर इफेक्टिव, जिस पर चार्ज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो फॉस्फेट आयन पर 3 नेगेटिव चार्ज है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो सेकंड पॉइंट है आपका कि आयन या ग्रेटर द चार्ज ऑन द आयन ग्रेटर विल बी इट्स इफेक्टिवनेस फॉर कोएगुलेशन। ये तो हमारे पॉजिटिव आयन के लिए सपोज कीजिए आपके पास सल्फाइड सोल है AS2S3। अब सल्फाइड सोल आपके नेगेटिव सोल होते हैं, नेगेटिव सोल है। इसमें आपको दे दिया जाए NaCl, MgCl2 और AlCl3, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा इफेक्टिव होगा? अब आपका सोल नेगेटिव है तो पॉजिटिव आयन इफेक्टिव होंगे। पहली बात, पॉजिटिव आयन में यहाँ पर है सोडियम पॉजिटिव, यहाँ पर है Mg2 पॉजिटिव और यहाँ पर है Al3 पॉजिटिव। तो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा? जिस पर चार्ज ज़्यादा है, एल्यूमिनियम आयन +3 चार्ज है। तो मोर द चार्ज मोर विल बी इफेक्टिव फॉर द कोएगुलेशन। तो ये आपके पॉइंट है हार्डी स्कूल्स रूल के, इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपको अभी मैंने क्वेश्चन दिए ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, या डायरेक्ट हार्डी स्कूल्स रूल भी पूछ लिए जाते हैं। एंड द आयन कैरिंग अपोजिट चार्ज टू द सोल particles are effective in coagulation of the soul and are called active ions. Coagulating power of an electrolyte is directly proportional to the valency या charge on the active ion. That is, greater the charge on the flocculating ion, greater will be the power to cause the coagulation. जितना चार्ज ज़्यादा होगा फ्लोकुलेटिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। एल्यूमिनियम आयन की कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सोडियम आयन। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, या फिर आपको क्वेश्चन जैसे मैंने अभी दिए आपको ऐसे भी आ सकते हैं। अब इसमें आपकी 1-2 डेफिनेशन और आ जाती है कि ये कोगुलेशन पावर क्या है या फ्लोकुलेटिंग वैल्यू क्या है। कोगुलेटिंग पावर, द कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट टू कोगुलेट द कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोगुलेटिंग पावर। किसी इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेट करने की जो पावर है, कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड कोगुलेटिंग पावर। फ्लोकुलेटिंग वैल्यू, millimoles of an electrolyte required to cause a complete coagulation of 1 liter of given sol in 2 hours is known as flocculating value. millimoles of electrolyte, किसी भी सोल को कोगुलेट करने के लिए हमें उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालना होता है, तो कितने मिलीमोल डालने पड़ेंगे? दैट इज कॉल्ड फ्लोकुलेटिंग पावर या कोगुलेशन वैल्यू, फ्लोकुलेटिंग वैल्यू। millimoles of an electrolyte required to cause complete coagulation of 1 liter of a given sol in 2 hours. In 2 hours या you can say in sufficient time. कंप्लीट कोगुलेट करने के लिए 1 लीटर सोल को कंप्लीट कोगुलेट करने के लिए कितने मिलीमोल्स किसी इलेक्ट्रोलाइट के डालने पड़ेंगे? दैट इज कॉल्ड इट्स फ्लोकुलेटिंग वैल्यू। और इसमें यह भी ध्यान रखना, किसी इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन पावर जितनी ज़्यादा होगी फ्लोकुलेटिंग वैल्यू उतनी ही कम होगी। मतलब इट विल रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट। पावर ज़्यादा है तो स्मॉल अमाउंट में उसकी रिक्वायरमेंट होगी, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ही सोल को प्रेसिपिटेट कर देगा। अगर पावर कम है देन इट विल रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट फॉर कोगुलेशन। सिंपल वही है कि आपका जैसे कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट आता है, अगर कोई पावरफुल डिटर्जेंट है तो उसकी थोड़ा ही आपको यूज़ करना पड़ता है, और अगर बढ़िया क्वालिटी का डिटर्जेंट नहीं है तो आपको ज़्यादा डालना पड़ता है, तब भी कपड़े अच्छी तरह से साफ नहीं होते। तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी फ्लोकुलेटिंग वैल्यू उसकी कम होगी। जिस इलेक्ट्रोलाइट की पावर ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ पर हमने किया एल्यूमिनियम आयन की कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर हम डालते हैं तो कम डालना पड़ेगा, उसके मिलीमोल्स कम रिक्वायर होंगे। सोडियम आयन के मिलीमोल्स ज़्यादा रिक्वायर होंगे क्योंकि उसकी फ्लोकुलेटिंग पावर कम है। तो ये 2 डेफिनेशन भी आ जाते हैं कई बार। तो फ्लोकुलेटिंग वैल्यू इज मिलीमोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कॉज कंप्लीट कोगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ गिवन सोल इन 2 आवर्स। तो ये तो आपके है कोगुलेशन प्रॉपर्टी जो हमारी है, कोगुलेशन और विच आयन विल कोगुलेट विच हैव अपोजिट चार्ज एंड मोर द चार्ज मोर विल बी कोगुलेशन पावर।
अब इसके बाद आ जाता है आपका प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, कोएगुलेशन होने से बचाना भी पड़ता है कई बार, क्योंकि जैसे आपका गोल्ड सोल है, हमने गोल्ड सोल प्रिपेयर करने के लिए एक मेथड बताया था आपको, ब्रेडिग्स आर्क मेथड, कि गोल्ड के 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, उनको आइस कोल्ड वाटर में टच किया जाता है, स्पार्किंग से जो मेटल इवोपरेट होगा वो आइस कोल्ड वाटर में कंडेंस होकर सोल बना लेता है। लायोफोबिक सोल है, सपोज कीजिए आपने वो सोल बनाया और लैब के अंदर रख दिया, फिर आप दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं, और शुरू करते करते सपोज कीजिए बाई चांस एक ग्लास रोड जो कि आपकी NaCl के सॉल्यूशन में रखी हुई थी, आपने बाई चांस वो सोल में रख दी, तो वो NaCl उस ग्लास रोड के ऊपर सरफेस पर जो अटैच था वो भी आपके सोल में चला गया इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट डालते ही वो सोल आपका सारा नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब जो सोल आपने बनाया था वो बेकार हो जाएगा, सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और जो गोल्ड सोल है वो लायोफोबिक सोल है, और लायोफोबिक सोल के लिए हमने बताया था जब डिफरेंस किया था लायोफिलिक और लायोफोबिक में, फिर से देख लेना कि लायोफोबिक सोल रिक्वायर्ड स्पेशल मेथड एंड आर इरिवर्सिबल। अब उसको वापस शेक करके हम नहीं बना सकते। अगर आपका बाई चांस गलती से भी थोड़ा सा उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डल जाता है और वो सोल प्रेसिपिटेट हो जाता है, शेक करके दोबारा से नहीं बनेगा, आपको वो फेंकना पड़ेगा, नया सोल नए तरीके से अपना पूरा मेथड अप्लाई करके फिर से बनाना पड़ेगा। तो गलती से कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर आपका उसमें डल जाता है तो वो सारा का सारा सोल खराब हो जाता है। तो इसलिए हमें उसमें कुछ प्रोटेक्टिव कोलाइड भी डालनी पड़ेगी, हमें कुछ प्रोटेक्शन डालनी पड़ती है उसके अंदर, ताकि अगर बाई चांस थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर डल जाए तो वो प्रेसिपिटेट ना हो। दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ द सोल। अब क्या है प्रोटेक्शन ऑफ सोल? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन बाय इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट डलने की वजह से बाई चांस धोखे से ही अगर डल जाता है, जो हमारा लायोफोबिक सोल है उसको प्रेसिपिटेट होने से बचाना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स फ्रॉम प्रेसिपिटेशन बाय इलेक्ट्रोलाइट। द कोलाइड विच इज एडिड, अब कैसे बचाया जाता है कि उस लायोफोबिक सोल के अंदर थोड़ा सा लायोफिलिक सोल डाला जाता है, वो लायोफिलिक सोल उसके चारों तरफ एक एनवलप बना के उसको कोएगुलेट होने से बचाता है। द कोलाइड विच इज एडिड टू अचीव सच प्रोटेक्शन इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड। और जो लायोफिलिक कोलाइड डाला जाता है लायोफोबिक सोल को प्रेसिपिटेशन से बचाने के लिए, थोड़ा सा लायोफिलिक कोलाइड डाला जाता है, दैट लायोफिलिक कोलाइड इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड। When a protective collide is added to the lyophobic soul, it forms envelope by adsorption around the lyophobic particles and thus protect them by the action of electrolyte. वो उसके चारों तरफ एक एनवलप बना लेगा और उसको इलेक्ट्रोलाइट के एक्शन से बचा लेता है, उसको कोएगुलेट होने से बचा लेता है। प्रोटेक्टिव पावर ऑफ द डिफरेंट प्रोटेक्टिव सोल इज एक्सप्रेस्ड इन गोल्ड नंबर। अब कौन सा कोलाइडल सोल या लायोफिलिक सोल बेटर प्रोटेक्टिव है, किसकी प्रोटेक्टिव पावर ज़्यादा है, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ लोअर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर हायर विल बी प्रोटेक्शन पावर ऑफ द लायोफिलिक सोल। तो एक गोल्ड नंबर क्या है पहले उसको देखते हैं जरा। मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड रिक्वायर to just prevent the coagulation of 10 ml of standard gold soul on rapid addition of 1 ml of 10% NaCl solution is called gold number। अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लेकिन मुश्किल नहीं है, जरा समझिए इसको। पहली बात तो है मिलीग्राम ऑफ, जब हमने फ्लोकुलेटिंग वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ था मिली मोल और गोल्ड नंबर में मिलीग्राम। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। तो मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड required to just prevent the coagulation of 10 ml of standard red gold sol on rapid addition of 1 ml of 10% NaCl solution। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ ऐसे समझाता हूँ कि सपोज कीजिए आपके पास ये 10 ml स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन है, दिस इज 10 ml रेड गोल्ड सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 0.0055% होती है। अगर इसमें मैं 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन डालता हूं तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है।
लेकिन ये प्रेसिपिटेट ना हो, इतना इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद ये प्रेसिपिटेट ना हो, उसके लिए मुझे इसके अंदर कितने मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड डालना पड़ेगा? मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड। अगर ये प्रोटेक्टिव कोलाइड नहीं डाला जाता तब ये इलेक्ट्रोलाइट डालने पर सोल प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसको प्रेसिपिटेट होने से बचाने के लिए, इस इलेक्ट्रोलाइट से सोल को प्रेसिपिटेट होने से बचाने के लिए कितने मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड डाला जाएगा, उसे बोलते हैं हम गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर। तो ये है आपके मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल ऑन रैपिड एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन। ये 3 पार्ट हमने डेफिनेशन में लेने। फर्स्ट पार्ट ये आपका मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द, सेकेंड पार्ट कोएगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल ऑन एडिशन ऑफ, थर्ड पार्ट 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन। डेफिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले इसको डिस्क्राइब करो। मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल, सेकंड पॉइंट होगा इसका, ऑन ए रैपिड एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन। तो ये हमारी गोल्ड नंबर की डेफिनेशन है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है आज की, कोएगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट एमएल्जन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।